ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए देखिए, एक आता है ट्रांसफार्मर के लिए ऊंचाई रहे चाहे अपचाई रहे, ट्रांसफार्मर के लिए एक होता है परिनमन अनुपात। क्या होता है? परिनमन अनुपात होता है, परिनमन अनुपात। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के रहे चाहे अपचाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए 1 से अधिक होता है। याद रख लीजिएगा, जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिनमन जो अनुपात होता है, परिनमन अनुपात जो होता है ऊंचाई के लिए 1 से अधिक होता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए, जो अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिनमन जो अनुपात होता है अपचाई के लिए, अपचाई स्टेप डाउन के लिए जो होता है, स्टेप डाउन के लिए परिनमन अनुपात ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है 1 से कम होती है। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो R= एक फार्मूला होता है, याद रख लीजिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछता ही है। कभी पूछ देगा वोल्टेज, और कभी पूछ देगा नंबर ऑफ टर्म्स पूछ देगा, कभी धारा पूछ देगा, इससे रिलेशन पूछ देगा इसमें। तो याद रख लीजिएगा, होता है NS/NP = VS/VP बराबर IP/IS। ये क्या हो गया भाई? तो ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का रिलेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ए वाला रिलेशन दे देगा तो कभी ए वाला पूछ देगा। देखिए, कभी ए वाला पूछ देगा, कभी NS में दे देगा, और कभी IP वाला में दे देगा। ठीक है, तो इसमें याद कर लीजिएगा, और ये दोनों बात याद रख लीजिएगा कि जो स्टेप अप जो होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो परिनमन अनुपात होता है 1 से अधिक होता है, और अपचाई के लिए 1 से कम होता है। अब क्या पूछ रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात 1 से अधिक होती है। हम लोग का दिमाग ये लगाना है कि जो हमारा R का जो वैल्यू आना चाहिए 1 से क्या आना चाहिए? ऊंचाई के लिए 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा, और 1 से कम है अपचाई के लिए। तो ऊंचाई वाला पूछा है, ऊंचाई के लिए तो R का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 से अधिक। और इनमें से जो है V वाला में रिलेशन दिया है, N और I में नहीं दिया है, V वाला में दिया है। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए 1 से अधिक आना चाहिए आंसर। तो इसमें बताइए VS बटा होता है रिलेशन VP होता है, पहले तो VS बटा VP होता है। अब ज़रा बताइए जो हमारा जो आंसर आना चाहिए R का जो वैल्यू आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 1 से अधिक होना चाहिए। तो ऊपर वाला वैल्यू यदि हम 5 मान लें और नीचे वाला के 6 मान लें तो इसका तो आंसर क्या पॉइंट में आएगा। यानी कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो VS का वैल्यू 5 मान रहे हैं सपोजेट, और VP का वैल्यू 6 मान रहे हैं, तो जो आंसर आएगा तो पॉइंट में आएगा, यानी 1 से कम आएगा। तो यानी ये कहना सही नहीं है कि VS का वैल्यू कम होना चाहिए VP से। तो VS का वैल्यू कम नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है, इसको यदि हम 6 कर दें और इसको 5 कर दें तो इसका जो अब जो आंसर हमारा आएगा 1 से कुछ अधिक आएगा। यानी कहने का मतलब है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो VS का जो वैल्यू होना चाहिए अधिक होना चाहिए, किससे? VP से। तो जो भी ऑप्शन आएगा उसको हम लगा लेंगे। तो आपका जो आंसर है VS इज ग्रेटर देन VP, तो B इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर है, B इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो इसको छाप लीजिए कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिनमन अनुपात ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से अधिक होती है, अपचाई के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से कम होती है, और जो परिनमन अनुपात का रिलेशन जो है इसको नंबर्स ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर्स ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, इसमें नीचे में लिखा हुआ है। प्राइमरी कॉइल ये वोल्टेज है, ये करेंट है। चलिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पूछा क्या बता दिए। चलिए अगेन देख लीजिए, अगेन हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए कहता है, याद रख लीजिएगा एक और बहुत इंपॉर्टेंट, किसी विद्युत बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पूछ रहा है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला पूछ रहा है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इजी भी है। इससे जो भी सवाल बनेगा हम लोग कर लेते हैं। देखिए पूरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, सबसे पहले क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लिया जाए कोई एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, पहला तो बता दे रहे हैं विद्युत क्षेत्र कैसा राशि है? सदिश राशि है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहता है कोई यदि विद्युत क्षेत्र में इकाई 1 कूलम आवेश रखा हुआ है,
कोई विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम आवेश रखा हुआ है तो ई विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस इकाई आवेश पर यूनिट चार्ज पर टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगाता है उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो F बराबर ये फार्मूला होता है Q अपॉन Q इंटू ई होता है। अब जो भी देगा, नहीं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है तो E इजकल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर F बटा में Q जो भी है। अच्छा, इस पर तिरक निशान क्यों नहीं चला है, क्योंकि आवेश जो है स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो जो भी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से E इजकल टू F बटा Q कोई है, F बटा Q, तो आपका जो है आंसर B इज़ द करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो आंसर है, B इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। अगेन देखिए, कह रहा आवेश का पृष्ठीय घनत्व है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, जिसको छापना है स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है भाई, आवेश का पृष्ठीय घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। एक पूछ रहा है, हम लोग 3 बनाएंगे। आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मतलब है, याद रखिएगा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा, आवेश का रैखिक घनत्व लेमडा और आवेश का आयतन घनत्व रो बोलते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा हो गया, लेमडा हो गया, रो हो गया। आवेश लिखा हुआ है तो सब के Q लिख दीजिए, यहाँ पर Q लिख दीजिए। देखिए लीनियर है, रैखिक है तो लंबाई से संबंधित है तो इसको A लिख दीजिए। यहाँ पृष्ठीय है तो एरिया से संबंधित है, पृष्ठ यानी सतह वाला एरिया। यहाँ वॉल्यूम है तो V लिख देंगे। आवेश का आयतन घनत्व, ये फार्मूला बन गया। एक पूछा, ये पूछ रहा है तो ये फार्मूला हो गया, ये पूछता तो ये लिख देते, ये पूछता तो ये लिख देते। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। लेमडा क्या कहते हैं, आवेश का रैखिक घनत्व। और रो को क्या कहते हैं, आवेश का आयतन घनत्व। अच्छा, यदि यूनिट पूछता तो इसका कुलाम और इसका मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या हो जाता बाबू, कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाता, कुलाम प्रति मीटर, ऐसा क्या होता, कुलाम प्रति मीटर क्यूब। अच्छा, इसका डायमेंशन फार्मूला पूछता तो इसके आधार पर हम लोग निकाल लेते। क्यू का होता है A और T, और L है तो L के पावर -2 और AT L के पावर -1 और यहाँ से AT L के पावर -3। अब यूनिट पूछे, फार्मूला पूछे, जो भी पूछे, ये आपका आंसर हुआ। एक पूछा, क्या बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इसमें। एक पूछा तो हम लोग को फार्मूला यूनिट याद रहेगा तो डायमेंशन फार्मूला हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो है आंसर कौन होगा भाई, तो इस सवाल का जो आंसर आपका आवेश का पृष्ठीय घनत्व का जो आंसर है आपका A इज करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, A, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का आंसर A होगा। अगेन हम लोग बात कर लेते हैं गोलीय संधारित्र की धारिता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पूछ रहा है, 2 बताएंगे हम लोग। गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होता है, देखिए गोलीय संधारित्र की धारिता, सबसे पहले धारिता क्या होता है, तो गोलीय संधारित्र की धारिता को C से डिनोट करते हैं और C इजकल टू होता है, C इजकल टू Q अपॉन V होता है। ये पहले तो फार्मूला हो गया, ठीक है। इस टाइप के सवाल हम लोग कर चुके हैं। तो गोलीय संधारित्र की धारिता याद रखिएगा, C इजकल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। लेकिन दुर्भाग्य से इस टाइप के ऑप्शन नहीं दिया है, तो एक गोलीय है तो गोलीय संधारित्र की यदि त्रिज्या R है तो इस टाइप में इसमें जो आवेश जो स्टोर होगा, आवेश का अमाउंट जो स्टोर होगा इतना होगा। तो इस टाइप को तो ऑप्शन दिया नहीं है। तो एक सकेंद्रीय गोला है, एक और गोले के अंदर गोला बना दिया, एक गोला है एक और गोला है। तो इसका त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r, इसका त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं। इसका जो त्रिज्या है कैपिटल R मान लेते हैं। तो ये स्मॉल r हो गया, इसका त्रिज्या कैपिटल R हो गया। अब सकेंद्रीय गोला के दिया हुआ है, लिखा गोली है लेकिन यहाँ पर होना चाहिए सेकेंडरी गोला। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R के जगह पर दोनों R से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और यहाँ पर जो हो जाएगा आपका कैपिटल R में से स्मॉल r को घटा देंगे, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, जो ये आएगा इट में भी सक्सेसफुल आंसर। जो भी होगा ये आंसर होगा। तो इस टाइप के सवाल जो भी होगा आंसर होगा। अच्छा, इसको R मान लिया होगा, ठीक है। इसको यदि R मानेगा तो इससे स्मॉल r माना होगा, तो इसके आधार पर क्वेश्चन के आधार पर ऐसा लिया गया है। तो जो भी होगा आपका आंसर होगा। तो इस सवाल का जो ऑप्शन है ए नंबर जो ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगेन देख लेते हैं हम लोग, चलिए अगेन देख लिया जाए। पूछ रहा है μ1 μ2 बहुत इंपॉर्टेंट। और इस टाइप का सवाल ऐसे कभी पूछता है, म्यू और जी ऐसे करके भी पूछता है। चलिए
म्यू टू, इसका मतलब क्या हुआ, म्यू वन म्यू टू का मतलब हुआ कि एक माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक है यहाँ 1 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला माध्यम का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष है। तो इसका मतलब इस टाइप के सवाल यदि दे तो इसका ऐसा समझना, म्यू वन नीचे है तो इसको ऊपर लिख देना है म्यू टू, और इसको ऐसे लिख देना है म्यू वन, इसको ऐसे लिख देना है म्यू वन। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब जो भी ऑप्शन मिलेगा वो कटरा देंगे, नहीं जो भी ऑप्शन मिलेगा लगा देंगे टिक। अच्छा इसमें देखिए ये मान लेते हैं वाटर है, ये क्या है, ग्लास है, तो ग्लास का अपवर्तनांक किसके साथ, तो पानी के साथ, नहीं पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, तो ग्लास के सापेक्ष, तो म्यू जी ऊपर रखेंगे और म्यू डब्ल्यू नीचे हो जाएगा। तो इस टाइप का पूछेगा तो यहाँ पर इसका भी आंसर बना सकते हैं, इस टाइप का पूछ रहा है तो यहाँ पूछ। चलिए तो इसका जो है आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसका जो ऑप्शन होगा ए नंबर ऑप्शन सही है, इसका जो है ऑप्शन ए नंबर सही है। अगेन हम लोग देख लेते हैं। अच्छा इस टाइप के सवाल में एक प्रश्न और बहुत ज़्यादा पूछता है, क्या पूछता है, ऐसे दे देगा म्यू जी का वैल्यू 3/4 और म्यू डब्ल्यू का वैल्यू दे देगा 3/2 ऐसे करके दे देगा, और म्यू जी ऐसे करके पूछेगा। तो यहाँ पर म्यू जी और यहाँ पर म्यू डब्ल्यू रख लेंगे, जो नीचे है ऊपर में, ऊपर में है नीचे में रख लेंगे, तो जो भी होगा आपका ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट कर देंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे। नहीं इस टाइप के सवाल आता है, कभी कभी रिपीट करता है सवाल बहुत, ठीक है। अगेन हम लोग देख लेंगे रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब तो हम लोग जानते हैं, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, और इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा अगेन देखिए, अगेन आपका है तो इस सवाल का जो आंसर है बी इज़ द करेक्ट आंसर, इस सवाल का जो आंसर है बी इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लेते हैं। अगेन है कि खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता जो है, खगोलीय दूरबीन की जो आवर्धन क्षमता होती है, मैग्नीफाइंग जो पावर होते हैं, एम इक्वल टू, याद कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, -FO/F ई होता है, -FO/F होता है, -FO/F जो भी आंसर होगा। तो इस सवाल का जो आंसर है बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। आगे देख लेते हैं हम लोग। अच्छा आगे आपका है, आगे आपका सवाल है निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए इसमें एनर्जी का फार्मूला दिया हुआ है, तो एनर्जी का फार्मूला जो दिया हुआ है आइंस्टीन के अनुसार E इक्वल टू क्या होता है, mc²। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इजी भी है। तो आपका इस सवाल का जो आंसर है सी इज़ द करेक्ट आंसर, इसका आंसर क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा अगेन दिया हुआ दशमलव संख्या 8 को, दशमलव जो संख्या है यानी डेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसको द्विआधारी संख्या पद्धति में कन्वर्ट करना है। याद रख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के सवाल 8 पूछे, 10 पूछे, 12 पूछे, जो भी पूछे, इस टाइप के सवाल जो है बाइनरी नंबर सिस्टम या डेसिमल नंबर सिस्टम से, ये दिया हुआ डेसिमल में और कन्वर्ट करने बोलेगा बाइनरी में, और अबरी ऐसे करके बाइनरी में दे देगा तो कन्वर्ट करने बोलेगा कि डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। इस टाइप के सवाल जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक क्या है, देखिए अपना मन से 1 2 1 लिख देना है, और 1 के बाद क्या लिखना है 2, और 2 को लिखने के बाद 2 से गुना करते हुए आगे बढ़ जाना। तो 1 2 और 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। अब देखिए अपना मन से बढ़ जाना है लिखते हुए। अच्छा अब बात रहा कब तक बढ़ेंगे भाई, एक देखना है जो संख्या है इस संख्या से थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाना है। तो देखिए ये 8 है तो 8 से 16 बढ़ गए। अब ये देखना है, अब ये देखना है कि ये ऐसा लिखल है, समझिए हम कुछ बता ही नहीं रहे हैं, ये समझना है कि पता न कौन संख्या है, इसको लिखना है कि ऐसा लिखल रहे जिसके बेस में 2 लिखल रहे, तो समझना है कि ऐसा लिखे बोल रहा है 1 और 0 वाला लिखने बोल रहा है, यानी बाइनरी संख्या वाला बोल रहा है, ठीक है। डेसिमल वाला नीचे रहेगा 10, गिनती की संख्या वाला में आधार रहेगा 10, और 0 और 1 वाला में देखिएगा तो आधार रहेगा 2। तो इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ये दशमलव संख्या है, ये क्या है, द्विआधारी संख्या है। तो अब देखिए ऐसा लिखा हुआ है और 1 और 0 को फॉर्म में बोलेगा, याद रहे ये ट्रिक है, ठीक है। अच्छा अब रहता है यहाँ पर 32, तो यहाँ पर 16 दूनी 32,
32 दूनी 64, ऐसे करते हैं हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। अब ये देखना है जो ट्रिक बताए हैं, इस ट्रिक को देखना है सभी संख्या को कौन सा संख्या मतलब जोड़ना है, कौन कौन सी संख्या मिला करके यहाँ जोड़ना है कि कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 8 तो बेचारा कर ले है, तो इसको लिए हैं, तो इस सब की ज़रूरतें नहीं है, ये सब की ज़रूरतें नहीं, कोई संख्या के आगे इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको नहीं लिए तो 0 0 0, तो आपका 0 0 0। ठीक है, तो ये आपका दशमलव है, निर्धारी में बदल गया। अच्छा, अब बात रहा कि बोलेगा ई सर कितना का लिखल है, 4 को एक एक लिखा लेती, कितना का लिखा हुआ है। तो इसको यदि बनाना है, देखिए ये ट्रिक को स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है तो इसको कैलकुलेट किए हैं, एक इसको नहीं लिए ये बन गया। ठीक है, अब बात रहा है ये कितना का लिखल है, तो ऐसे ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, याद रहे, तो ये द्विधारी संख्या है। अब इसमें कन्वर्ट करना है, कितना का लिखल है यानी बेस 10 वाला, तो ट्रिक यही लागू करना है। इसके नीचे यही ट्रिक लिख देना है, 1 2 2 4 और 4 के बाद 8, इतना लिख देना है। और जिसके ऊपर 0 रहेगा तो उसको नहीं लेंगे। ठीक है, कटकुट लगा देंगे। अब इसके नीचे 1 है तो लेंगे, इसको नीचे भी 1 है लेंगे, इसके भी नीचे 1 है, इसके भी नीचे। यदि भाग से यहाँ 0 रहता तो इसको हम वैल्यू कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो अब समझ लीजिए, यहाँ 0 ही बना दीजिए समझने के लिए। ठीक है, तो एक अब सभी को जोड़ देंगे, 8 तो 10 हुए कितना, 11। ये संख्या जो है 11 का लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप की संख्या है। तो आपका ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन जो है ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का जो ऑप्शन होगा ए इज करेक्ट आंसर, इसका आंसर होगा। अगेन देख लीजिए, द्विधारी संख्या पर एक हम लोग सेपरेट वीडियो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अच्छा अगेन देखिए, नैंड गेट की संकेत होती है, याद रहे नैंड गेट बहुत इंपॉर्टेंट। ए को पूछा है, हम लोग 3 को या 4 को बताते हैं। देखिए नैंड गेट क्या होता है, एक तरह से लॉजिक गेट है। देखिए इस टाइप के पूछेगा, इस टाइप के सवाल पूछेगा। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से बता देते हैं। देखिए और गेट, ठीक है, इसको बोलते हैं और गेट। तो और गेट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका और गेट, 2 गो इनपुट ए और बी और एगो आउटपुट, ये और गेट हो गया। अच्छा, आप पूछे ये और गेट हो गया। एंड गेट पूछे तो एंड डी वाला ऐड, ये हो गया एंड गेट हो गया। ये कौन सा गेट हो गया, ये एंड गेट हो गया। तीसरा और गेट पूछे, नोट गेट पूछे, नोट गेट, तो ये आपका हो गया नोट गेट हो गया, ये नोट गेट हो गया। अच्छा, चौथा पूछे, क्या पूछे, नैंड गेट पूछा है। तो नैंड गेट, तो ये आपका हो गया नैंड गेट, तो ऐसे हो गया डी और यहाँ पर ऐसे और ऐसे, तो ये आपका नैंड गेट, NAND नैंड गेट हो गया, ये नैंड गेट हो गया। अच्छा, एक और पूछेगा नोर गेट पूछेगा, क्या पूछेगा, नोर गेट। तो ये और गेट बना करके, ठीक है, इसको ऊपर ऐसे लगा दीजिए, ये आपका हो गया नोर गेट। कौन सा गेट हो गया, नोर गेट। देखिए एक पूछा 5 बनाए। अब जो भी पूछे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो गेट है इसका सिंबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे सिंबल पूछे, चाहे इसका एक्सप्रेशन पूछेगा ही पूछेगा। अच्छा, इसका पूछता है बुलियन व्यंजक, तो इसका जो बुलियन व्यंजक होगा y = a+b होगा। याद कर लीजिएगा, y = a+b। ये एंड गेट का जो होगा, सॉरी और गेट का, हाँ ठीक है, और गेट का ये ऐड हो जाएगा। और ये जो होता है ए और बी और इसका आउटपुट y यदि हम लिखे तो इसका जो व्यंजक होता है एंड गेट का व्यंजक होता है y = a × b होता है, a × b। ये आपका हो गया एंड गेट का। अच्छा, ये कौन सा गेट है भाई, ये नोट गेट का है। कौन सा गेट का, नोट गेट। तो यदि इधर a लिखे तो इधर लिखाता है a', तो a = a' लिखाता है। अच्छा, इसका यदि देखें कौन सा गेट है, कौन सा गेट है भाई, तो नैंड गेट है। तो नैंड गेट का सबसे पहले बना लीजिए नैंड गेट, तो एंड गेट का सबसे पहले बना लीजिए, तो a × b और इसके ऊपर बार लगा दीजिए। अच्छा, और गेट, तो और गेट का जो होता है पहले ये और गेट वाला a+b और इसके ऊपर बार लगा देंगे तो हो जाएगा ये नोर गेट। ठीक है, तो यहाँ से एक पूछा है नैंड गेट का संकेत पूछा है, क्या बता दिए। इसमें देख लीजिए, जो भी पूछेगा हम लोग टिक आउट कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है, एक पूछा हम लोग 4-5 कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगेन देखिए, अर्ध आयुकाल का जो क्षय का नितांक होता है, अर्ध आयुकाल याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए अगेन हम लोग देखेंगे अर्ध आयुकाल।
अर्ध आयु काल याद रख लीजिएगा, अर्ध आयु काल जो होता है T1/2 इजकल टू 0.693 अपॉन में लेमडा। लेमडा क्या है? तो तरंग दैर्ध्य है। कौन सा आंसर जो आपका है? ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, अल्फा कण के लिए सही है। अगेन देख लीजिए, तो इसका जो आंसर है ए इज करेक्ट आंसर। अच्छा, अल्फा जो कण है, अल्फा कण जो हीलियम कण की जैसा व्यवहार करता है, हीलियम कण की जैसा, ये हीलियम एलिमेंट की जैसा व्यवहार करता है। इसका परमाणु संख्या 2, परमाणु भार कितना होता है? 4 होता है। तो इस सवाल का जो आंसर है सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो आंसर है सी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है? निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है? देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के सवाल पूछता है कि यदि कोई एलिमेंट एक्स है, यहाँ से एगो अल्फा कण निकाल लिया गया है और इसका द्रव्यमान मान लिया जाए कि 92 लिखा हुआ है, यहाँ पर 235 लिखा हुआ है। याद रहे, यहाँ अल्फा कण लिखा हुआ है। अल्फा कण किसके जैसा व्यवहार करता है? तो हीलियम आयन की, हीलियम एलिमेंट के जैसा, ये हीलियम के जैसा व्यवहार करता है। तो देखिए, जो भी लिखा हुआ है इसमें एक कण यदि निकालेगा तो ये इसमें परमाणु संख्या 2 घट जाएगा, परमाणु द्रव्यमान 4 घट जाएगा। तो यहाँ पर यदि ए को निकाला है तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 238 है ना। यदि यहाँ पे 38 रहता तो 234 हो जाता। तो इसी के जैसा एक समीकरण दिया हुआ है, इसी के आधार पर हम लोग आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो है इसमें ये देखना है कि जोड़ने से देखना है कि 4 का डिफरेंस होना चाहिए और यहाँ पे 2 का डिफरेंस होना चाहिए। क्या है देख लेते हैं। आपका आंसर इसमें देखिए, 1 नंबर का जो है 92,238 दिया हुआ है। 2 नंबर का जो है इसमें जो है देखिए 235, ऊपर में 235 दे दिया है और 235, लेकिन होता है कितना? 4 का अंतर होना चाहिए। अगर ऐड करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। इसीलिए ए सही नहीं होगा। तो बी देख लीजिए, 234 प्लस में 4 दिया हुआ है, 234 प्लस 4 238 हो जा रहा है और यहाँ से 90 प्लस 2 हो जा रहा है 92। तो इसका जो आंसर है बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो आंसर है बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लेते हैं। अगेन आपका है, निम्नलिखित में बायो-सवार्ट का नियम का सदिश निरूपण है। बायो-सवार्ट लॉ क्या कहता है? बायो-सवार्ट लॉ याद रख लीजिएगा, बायो-सवार्ट का नियम dB इक्वल टू होता है आई, dB इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर होता है। याद रख लीजिएगा, आई डी एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर, म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा में 4 स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। अच्छा, बायो-सवार्ट का नियम क्या कहता है कि बायो-सवार्ट, ठीक है, किसी धारावाही चालक में यदि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए ये एक्सप्रेशन दिया गया था। अगेन हम लोग थ्योरी में देखेंगे, फिलहाल तो हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो इसका जो है सदिश निरूपण बोल रहा है, तो इसमें कुछ प्लस माइनस कर देंगे, कुछ नहीं है, म्यू नोट बटा 4 पाई। ये जो देखिए, इसको ए माने इसको बी, तो ए क्रॉस बी होगा ना, तो ए क्रॉस डी एल और यूनिट वेक्टर तो यहाँ पर क्यू लगा देंगे, यहाँ पर आर यूनिट वेक्टर लगा देंगे, जो भी होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है, अच्छा, यहाँ आर के साथ लगाना है, आई डी एल साइन थीटा यहाँ आर के साथ लगाना है। आई तो स्केलर क्वांटिटी है ना, धारा स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर आर के साथ लगाना है, ये आई को रख लेना है। तो आपका जो भी है, अच्छा, यहाँ यूनिट वेक्टर है, आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर है, तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। जो आपका आंसर है इसमें जो है ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो आंसर है ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, अच्छा, इसमें ही पूछता म्यू नोट बटा 4 पाई का मान कितना होता है, तो 10 की पावर माइनस 7 होता है म्यू नोट बटा 4 पाई। अगेन देख लीजिए, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? लेंस की फोकस P इक्वल टू कितना है? P इक्वल टू 4 डायोप्टर होता है, P इक्वल टू होता है 1/f होता है, P इक्वल टू 1/f, यहाँ दिया हुआ 4 डायोप्टर और यहाँ पर 1/f, तो f इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। जो भी होगा आपका आंसर होगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसका जो होगा, याद रहे, सेंटीमीटर वाला डायोप्टर यदि देता है तो सेंटीमीटर वाला यूनिट हम लोग नहीं लगाएंगे, सेंटीमीटर गलत है, सॉरी, मीटर जो है, जो भी है आपका आंसर। तो इस सवाल का आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन सवाल क्या है। अगेन जो सवाल है, अगेन आपका सवाल है कि संपर्क में रखे 2 लेंस की, अगेन सवाल है, संपर्क में रखे 2 लेंस की इक्विवेलेंट पावर क्या होगी? संपर्क में
याद रख लीजिएगा, दो लेंस हैं, इसका P है और इसका 2 पावर है, P1 है और P2 2 पावर है, संपर्क में रखा है तो इक्विवेलेंट पावर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो P = P1 + P2, जो भी होगा ये आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है, इस सवाल का जो आंसर आपका है, आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर m = 1 + d/f होता है, जो भी है। इस सवाल का आंसर जो बी इज़ द करेक्ट आंसर, इसका जो आंसर है बी इज़ द करेक्ट आंसर है। अगेन देख लीजिए, निम्नलिखित में सोडियम का कार्यफलन होता है, सोडियम का कार्यफलन कितना होता है, याद कर लीजिएगा, वर्क फंक्शन। याद रखिए वर्क फंक्शन क्या होता है। तो मान लिया जाए कि ये कोई धातु है, इस धातु में जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं तो निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन, कार्यफलन। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के धातु के सतह से उत्सर्जित होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा का मान है उसको बोलते हैं कार्यफलन, और कार्यफलन को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। और सोडियम के लिए कार्यफलन के लिए, सोडियम के लिए कार्यफलन का मान 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, यहाँ से एक सवाल और पूछता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जो भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ इसमें त्रुटि है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम भी अपने क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।